हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। एमपीसी 011 का ब्लॉक 1 चल रहा है और यूनिट 1 में आज हम शुरू करेंगे साइकोलॉजिकल अप्रोचेस। तो साइकोलॉजिकल व्यू पॉइंट जब शुरू हुए थे तो वहाँ पे इन्होंने बात करी कि बहुत सारी इमोशनल प्रॉब्लम्स भी होती हैं लोगों को और उसकी वजह से भी हमें डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि सारी प्रॉब्लम फिजिकली होती है, या जैसे कि हमने देखा कि हिप्पोक्रेटिस और गैलन ने बोला कि हमारी बॉडी में फ्लूइड्स होते हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, या सिर्फ फिजिशियंस जैसे मानते हैं कि सिर्फ बॉडी में ही कुछ ना कुछ फिजिकली ही कुछ प्रॉब्लम होगी तभी हमें कोई ना कोई इलनेस होगी। साइकोलॉजिकल अप्रोचेज ये कहती हैं कि इमोशन से भी रिलेटेड कुछ चीज़ें हो सकती है और ये वाली जो अप्रोचेज हैं ये हमारे साइकोलॉजिकल, इंटरपर्सनल, सोशल, कल्चरल फैक्टर्स के ऊपर काम करती हैं इन एक्सप्लेनेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मेलिटी। तो अब जाके एक्चुअली में ये रूट कॉज के बारे में यहाँ बात करने शुरू हुए कि जितने भी मेंटल डिसऑर्डर्स हैं वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि फिजिकल कॉजेज़ हो जो आपको नज़र आ जाएं, या बॉडी में टेस्ट करोगे तो आपको पता चल जाएगा, या किसी की ब्लड टेस्ट लेके या किसी का ईसीजी चेक करके आपको सारी मेंटल प्रॉब्लम्स पता चल जाएंगी। कुछ चीज़ें ऐसे भी होती हैं जिसको हम डायरेक्टली टेस्ट नहीं कर सकते, जैसे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, इंटरपर्सनल रिलेशंस में प्रॉब्लम हो सकती है, सोशल फैक्टर्स हो सकते हैं, कल्चरल फैक्टर्स हो सकते हैं। इन चीज़ों को हम ऐसे डायरेक्टली नहीं चेक करके बता सकते कि इसकी वजह से इलनेस है, और ये भी कॉज हो सकते हैं साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के। तो ये सारी चीज़ें फिर साइकोलॉजिकल अप्रोचेज में जो थी काउंट होना शुरू हुई। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? साइकोलॉजिकल अप्रोचेज बिगैन विद द मॉरल एंड मेंटल हाइजीन मूवमेंट। मॉरल एंड मेंटल हाइजीन मूवमेंट मतलब जहाँ पे ये बोलते थे कि जो बीमार हैं, जो लोग इल हैं, उनके साथ भी ह्यूमेन ट्रीटमेंट करी जाए। ह्यूमेन ट्रीटमेंट का मतलब है इंसानियत के साथ, इंसानों की तरह ट्रीट किया जाए, उनको इतने बुरे तरीके से ना ट्रीट किया जाए जैसा अभी तक करा जा रहा था, टॉर्चर करके या उनको बांध के या उनको शॉक दे दे के उनको शांत कराना। इस तरह की ट्रीटमेंट्स बंद करी जाएँ, इस तरह की एक मूवमेंट शुरू हुई थी जहाँ पे ये पिनेल का नाम बहुत आता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने इस मूवमेंट को शुरुआत किया था इसका, कि कैसे गंदे तरीके से ट्रीट करा जाता है मेंटल इलनेस वाले पेशेंट्स को। उनको हमें बहुत उल्टा उल्टा ये है कि उनको तो और ज़्यादा केयर और प्यार से रखने से वो ठीक होंगे, ना कि इस तरह टॉर्चर करने से, उससे तो उनकी बीमारी और बढ़ेगी। तो यहाँ पे बात हुई कि ह्यूमेन और रिस्पॉन्सिबल केयर ऑफ द इंस्टीट्यूशनलाइज पेशेंट। इंस्टीट्यूशनलाइज का मतलब होता है जहाँ पे बंद करके रखा होता है पेशेंट्स को, किसी मेंटल हॉस्पिटल में या कहीं पे असाइलम वगैरह में इंस्टीट्यूशनलाइज करके रखा होता है। तो उनको बहुत ह्यूमेन और रिस्पॉन्सिबल केयर चाहिए एंड शुड बी एनकरेज एंड रीइंफोर्स सोशल इंटरेक्शन विद देम। कि उनको अकेले बंद करके छोड़ देने से सबको ऐसे नहीं वो ठीक होंगे, उल्टा उनको और ज़्यादा सोशल इंटरेक्शन करने के लिए एनकरेज करो। तो जिस तरह ट्रीट करा जा रहा था वो एकदम ऑपोजिट था, और उसके ऑपोजिट ट्रीट करना चाहिए हमें, कि मतलब उनको और ज़्यादा प्यार से, केयर से, उनसे और ज़्यादा बातचीत करके और ज़्यादा उनसे इंटरेक्ट करके। तो मेंटल हाइजीन मूवमेंट स्टार्ट हुई थी विद द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉरल थेरेपी, कि जो हम उनको थेरेपी देते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं, उसमें कुछ मॉरल होना चाहिए, एथिकल होना चाहिए। पायनियर्स ऑफ द मेंटल रिफॉर्म वर पिनेल, जैसे मैंने बोला कि इनका नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही विलियम ट्यूब थे, बेंजामिन रश थे, डॉर्थी डिक्स थे, इन सब का भी नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, पर ज़्यादातर कहते हैं कि जो पिनेल थे इन्होंने इस चीज़ की शुरुआत की थी। ऑल दीज इंडिविजुअल्स वर पायनियर्स इन द मेंटल हाइजीन मूवमेंट विच लेड टू दी असाइलम रिफॉर्म्स इन यूरोप एंड अमेरिका। असाइलम रिफॉर्म का मतलब, असाइलम होता है पागल खाना, जहाँ पे ऐसे मानते हैं कि इन लोगों को रखा जाता है, कि उनको ना चेंज करो, उनको रिफॉर्म करो, उनको जिस तरह वहाँ पे छोड़ दिया जाता था इतनी गंदी गंदी कंडीशंस में, और उनको इतना टॉर्चरस और इतनी गंदी ट्रीटमेंट दी जाती थी, उन चीज़ों को बदलो। तो इन यूरोप ड्यूरिंग द मिडल एजेस, मेंटली इल एंड मेंटली रिटार्डेड कॉमनली कॉल्ड लुनाटिक, उस टाइम पे इनको लुनाटिक बोलते थे। जैसे हमने पढ़ा था कि लूना वर्ड जो है वो मून से आया था और उसी से बना लुनाटिक, क्योंकि शुरुआत में ये माना जाता था कि मून का जब वो फुल मून होता है तो उसका असर पड़ता है लोगों पे, माइंड पे, इसलिए उनको प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उनको लुनाटिक और इडियट्स बोला जाता था, जो कि बहुत ही नेगेटिव टर्म्स हैं। अराउंड लिटिल इंटरेस्ट एंड वर गिवन मार्जिनल केयर, तो इन लोगों का ना ध्यान नहीं रखा जाता था, इनको लगता था ये ठीक नहीं हो पाएंगे, इनको बांध के छोड़ दो। तो डिस्टर्ब बिहेवियर वॉज कंसिडर टू बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फैमिली रेदर देन द कम्युनिटी और द स्टेट। तो मतलब हॉस्पिटल वाले और असाइलम वाले ये मान लेते थे कि इनकी फैमिली की वजह से ये बीमार हुए हैं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ना कम्युनिटी की ना स्टेट की, ये जो भी इनको प्रॉब्लम है इनकी फैमिली की जिम्मेदारी थी और उन्हीं की वजह से ये हुए हैं, इसलिए इनको ट्रीट ढंग से नहीं करते थे। 1600 और 1700 में इंसेन असाइलम्स वर एस्टैब्लिश।
इंसेन असाइलम मतलब पागलों के लिए पागल खाना, अगर इसको एग्जैक्टली मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूँ। अर्ली असाइलम वर लिटल मोर देन ह्यूमन वेयर हाउसेज। ह्यूमन वेयर हाउसेज मतलब जैसे वेयर हाउस नहीं होता जहाँ मशीनें बड़ी होती हैं, बहुत सारे लोग, भीड़ होती है, इस तरह के असाइलम्स होते थे। मतलब भीड़ मतलब लोग भर देते थे बस उसमें। And as the 19th century began, the moral treatment movement led to the improved condition in at least some mental hospital. तो फिर जब ये मेंटल मॉरल ट्रीटमेंट मूवमेंट शुरू हुई, जैसे कि ऊपर हमने पढ़ा कि पिनेल और ट्यूक इन लोगों ने शुरू करी ये मूवमेंट, तो तब धीरे धीरे कंडीशन इंप्रूव होना शुरू हुई कुछ मेंटल हॉस्पिटल्स में, सब में तो नहीं हुई थी। फाउंडेड ऑन अ बेसिक रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी एंड बिलीफ दैट ह्यूमनिस्टिक केयर वुड हेल्प टू रिलीव मेंटल इलनेस, कि आप उनको ह्यूमनिस्टिक केयर करो, इंसानों की तरह ट्रीट करो, केयर करो, तब उनकी मेंटल इलनेस ठीक हो सकती है। और मॉरल ट्रीटमेंट रिफॉर्म एफर्ट्स वर इंस्टीट्यूटेड बाय लीडिंग मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स ऑफ द टाइम। फिर किस तरह से मॉरल ट्रीटमेंट वगैरह करी जाएगी, उन सब चीज़ों के बारे में बात होना शुरू हुई। इन द मिडल ऑफ 1800, Dorothea Dix argued that treating the mentally ill in hospitals was to be more humane and more economical than caring for them haphazardly in their communities। मतलब कहने का मतलब ये था कि अगर आप उनको मेंटली इल को ज़्यादा ह्यूमैन मतलब इंसानियत से ट्रीट करोगे, वो ज़्यादा बेटर रहेगा एज़ कम्पेयर टू जिस तरह उनको हैphazardly मतलब अटपटी सी ट्रीटमेंट दी जाती है। She argued that special facilities to be provided to house mental patients। हाउस मेंटल पेशेंट मतलब उनको घरों में रखने के लिए एक स्पेशल फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। एंड द क्रिएशन ऑफ लार्ज इंस्टीट्यूशंस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल पेशेंट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू प्रोफेशन ऑफ साइकियाट्री। और इनके लिए इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो अलग तरीके से बनने चाहिए, जेल की तरह नहीं होना चाहिए या वेयर हाउस की तरह नहीं होना चाहिए, इनको रखने के लिए प्रॉपर फैसिलिटी होनी चाहिए। तो फिर नए तरह के जो इंस्टीट्यूशन वगैरह बने उनके पेशेंट्स को रखने के लिए, और नए डॉक्टर्स वगैरह, नई तरह की पढ़ाई होनी शुरू हुई कि इनको कैसे ट्रीट करेंगे, लोगों को ट्रेनिंग वगैरह मिलनी शुरू हुई कि इन लोगों को ट्रीट करने के लिए अलग तरीका होना चाहिए। इन सब चीज़ों की वजह से एक नया प्रोफेशन शुरू हो गया साइकियाट्री का। ये साइकियाट्रिक जो आज के टाइम पे जैसे साइकियाट्रिस्ट हैं जो इन लोगों का मेंटल डिसऑर्डर्स जिनको होते हैं उनका ध्यान रखते हैं, उनको ट्रीट करते हैं, तो ये शुरुआत यहाँ से ऐसे हुई। इन मिडल 1800 में क्या हुआ, सुपरिटेंडेंट्स ऑफ असाइलम फॉर द इंसेन वर ऑलमोस्ट ऑलवेज फिजिशियन हु वर एक्सपीरियंस्ड इन टेकिंग केयर ऑफ पीपल विद सीवियर मेंटल डिसऑर्डर। इससे पहले क्या था कि जो फिजिशियन होते थे, फिजिशियन कौन होते हैं, जो आपकी फिजिकल बॉडी का केयर वो करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। शुरू में इन लोगों के लिए जिनको मेंटल प्रॉब्लम्स थी, इनका ध्यान रखने के लिए भी क्या था, फिजिशियंस ही होते थे, क्योंकि साइकोलॉजी जैसी कोई पढ़ाई नहीं होती थी, मेंटल हेल्थ के ऊपर कोई ऐसी कोई एजुकेशन या कोई ट्रीटमेंट कोई बात ही नहीं होती थी। तो इनके डॉक्टर्स भी फिजिशियंस ही होते थे। तो इनको फिजिशियंस को तो सिर्फ बॉडी को ट्रीट करना आता है, माइंड को थोड़ी ट्रीट करना आता है। इस वजह से बाद में क्या हुआ, द एसोसिएशन ऑफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफ अमेरिकन इंस्टीट्यूशन फॉर द इंसेन, जिसका नाम शॉर्ट में AMSAII है, लेटर बिकेम द अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन, जो कि आज के टाइम पे काफ़ी नोन है और हम सब जानते हैं APA के बारे में। जो ये वाला इंस्टीट्यूशन था ये बाद में बन गया अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन, ताकि लोगों को साइकियाट्री की भी एजुकेशन दी जा सके, ऐसे डॉक्टर्स भी तैयार किए जा सके जो मेंटल ट्रीटमेंट करते हैं, ना कि ओनली बॉडी को ट्रीट करते हैं। तो इसीलिए ये अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन 1984 में जो है ये तैयार हुई। इसका ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। फिर 1844 में, नाउ इन 1833 द स्टेट ऑफ मैसाचुसेट्स ओपन अ पब्लिक सपोर्टेड असाइलम फॉर द पीपल विद मेंटल डिसऑर्डर इन वॉरचेस्टर। Samuel Woodward, the asylum's first superintendent, also became the first president of AMSAI। तो ये कुछ नाम आप याद कर लेना जो इसमें इम्पोर्टेंट बताए हैं कि जो सैमुअल वुडवर्ड थे, जो पहले सुपरिटेंडेंट थे असाइलम के, वही पहले प्रेसिडेंट बने AMSAII के। वुडवर्ड क्लेम दैट मेंटल डिसऑर्डर कुड बी क्योर्ड जस्ट लाइक अदर टाइप्स ऑफ इलनेस। ट्रीटमेंट एट वॉरचेस्टर ल्यूनाटिक हॉस्पिटल इंक्लूडेड अ ब्लेंड ऑफ फिजिकल एंड मॉरल प्रोसीजर। तो फिर वहाँ पे जब ट्रीटमेंट शुरू हुई तो वहाँ पे दोनों चीज़ों का मिक्सचर था, फिजिकल ट्रीटमेंट भी होगी और मेंटल ट्रीटमेंट भी होगी,
फिजिकल और मॉरल प्रोसीजर्स यूज़ किए जाएंगे। तो इस तरीके से फिर थोड़ा बहुत यहाँ पे आप कह लो कि साइकोलॉजिकल अप्रोचेस का की शुरुआत होनी शुरू हो गई। एटलीस्ट इस चीज़ पर ध्यान देना शुरू किया कि हमें ऐसे डॉक्टर्स भी चाहिए जिनको मेंटल हेल्थ की नॉलेज हो, नॉट ओनली फिजिकल हेल्थ। फिर साइको एनालिटिक अप्रोच की शुरुआत होती है यहाँ पे इसके बाद से। अब यहाँ पे ये बात करेंगे ऐसे साइकोलॉजिस्ट जो बाद में सामने आए, जिन्होंने मेंटल डिसऑर्डर्स को अपनी खुद की अपनी अपनी टेक्निक्स की, फेमस टेक्निक्स जो बाद में काफ़ी पॉपुलर भी हुई, उनसे ट्रीट करना शुरू किया, जिसमें काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर नाम है सिगमंड फ्रॉइड का, जिन्होंने साइको एनालिसिस की शुरुआत की थी। तो साइको एनालिटिक अप्रोच में साइको एनालिसिस के बारे में बात करेंगे, जो सिगमंड फ्रॉइड की टेक्निक थी, जो इन्होंने लर्न करा था ये आर्ट ऑफ हिप्नोसिस फ्रॉम फ्रांस। तो हिप्नोसिस के थ्रू और भी इसमें 3-4 टेक्निक्स ये और यूज़ करते थे। तो हिप्नोसिस हो गया, उसमें ये क्या करते थे कि जैसे अपने पेशेंट्स के साथ बातचीत करके उनकी जो पेशेंट्स के अंदर की जो मन की बातें हैं या सबकॉन्शियस माइंड में उनकी जो चीज़ें चल रही हैं उसके बारे में बात करके उनकी ट्रीटमेंट करते थे। तो ही एक्सपेरिमेंटेड विद समवट डिफरेंट प्रोसीजर ऑफ हिप्नोसिस। ही यूज हिप्नोसिस इन इनोवेटिव वे, अलग अलग तरीके से हिप्नोसिस का यूज़ करा। ही एनकरेज पेशेंट्स टू टॉक। तो ये इसमें बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि ये अपने पेशेंट्स को बोलने के लिए एनकरेज करते थे। टॉक फ्रीली अबाउट देयर प्रॉब्लम, कॉन्फ्लिक्ट एंड फियर, कि मन में जो चल रहा है उसके बारे में बात करो, उसको अपने मन से बाहर निकालो, बोलो उसके बारे में। ही डिस्कवर्ड द अनकॉन्शियस माइंड एंड इट्स इन्फ्लुएंस इन साइकोपैथोलॉजी। तो ये पहले ऐसे कह लो एक तरीके से वो थे, साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने अनकॉन्शियस माइंड के बारे में बात की थी। ये बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ के लिए पॉपुलर है। इनकी जो हिप्नोसिस टेक्निक थी और ये फ्रीली टॉक करने वाली टेक्निक हो गई, या अनकॉन्शियस माइंड के बारे में जो बात है, क्योंकि आज के टाइम पे भी आप जाओगे ना तो आप कहीं जगह पे देखोगे कि जो साइकोलॉजिस्ट है वो यही टेक्निक यूज़ करते हैं। वो अपने पेशेंट से बात करते हैं, उनको बिठा के उनसे बातचीत करते हैं, उनको बोलते हैं अपने को जो मन करे वो बोलो, बिना सोचे, बिना किसी झिझक के, हेजिटेशन के, आपके मन में जो बात है उसको बोलो। तो ये आज भी ये टेक्निक इतनी यूज़ होती है ट्रीटमेंट के लिए। तो इसकी शुरुआत फिर सिगमंड फ्रॉइड ने ही करी थी। एंड बाय यूजिंग द टेक्निक ऑफ फ्री एसोसिएशन। तो ये यहाँ पे सारे आपके इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, मैं जितने भी सर्कल कर रही हूँ। फ्री एसोसिएशन हो गया, ड्रीम एनालिसिस हो गया, ये इनकी टेक्निक्स थी। फ्री एसोसिएशन, ड्रीम एनालिसिस, ड्रीम को भी एनालाइज करते थे। फ्रॉइडियन स्लिप होती है, एक तरीका होता है जिसमें क्या होता है कि पेशेंट के मुंह से कोई चीज़ स्लिप हो जाती है, जैसे स्लिप ऑफ टंग बोलते हैं जिसको। तो फ्रॉइड बोलते थे ये स्लिप ऑफ टंग क्या चीज़ होती है, उनके अनकॉन्शियस माइंड में कोई बात चल रही है, वो गलती से मुंह से निकल जाती है। तो इस चीज़ का नाम फिर इन्होंने फ्रॉइडियन स्लिप दिया। तो ये सारी चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड में होती है। और फ्रॉइड ये एम्फेसाइज करते थे कि इंटरनल मेंटल प्रोसेसेस और चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी लोग हैं उनके मन में क्या चल रहा है और उनके बचपन में उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये सारी चीज़ें मिलजुल के आज के टाइम पे प्रेजेंटली उनको जो है उनके बिहेवियर को फॉर्म कर रही हैं। अगर वो परेशान हो रहे हैं तो उसका कारण भी उनके चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हैं। तो द कोर एलिमेंट ऑफ दिस अप्रोच इंक्लूड, इनकी अप्रोच में जो साइको एनालिटिक अप्रोच थी इसके कोर एलिमेंट क्या क्या थे? एनालिसिस ऑफ मेंटल स्ट्रक्चर, मेंटल स्ट्रक्चर्स का एनालिसिस करना, कॉन्शियस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, जैसे बोला कि अनकॉन्शियस माइंड तक जाते थे लोगों के, तो कॉन्शियसनेस, स्टेजेस ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, बचपन से जो डेवलपमेंट होती है बच्चों की उसके ऊपर फोकस करना, एंग्जाइटी और डिफेंस मैकेनिज्म। तो कुछ डिफेंस मैकेनिज्म थे जो इन्होंने बताए थे जो लोग यूज़ करते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये आज के टाइम पे भी काफ़ी चीज़ें वैलिड है, इनकी जो थ्योरी आप पढ़ोगे आपको लगेगा कि हाँ हमारे साथ ऐसा होता भी है। और साइको एनालिटिक थेरेपी जो इन्होंने बाद में जो खुद ये यूज़ करते थे पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए, तो ये चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो पहली जो शुरुआत यहाँ पे हम करेंगे सिगमंड फ्रॉइड के एनालिसिस ऑफ मेंटल स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनका जो था कि मेंटल स्ट्रक्चर हमारा कैसे होता है, ये इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं यहाँ पे सारी, और इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी है जो आपको सिर्फ इसी कोर्स में नहीं, आप कोई और भी कोर्स पढ़ोगे वहाँ पे भी काफ़ी काम आएंगी। तो एनालिसिस ऑफ मेंटल स्ट्रक्चर में सिगमंड फ्रॉइड कहते थे कि ह्यूमन साइकी जो है, साइकी मतलब हमारा माइंड जो है, कंसिस्ट ऑफ इड, ईगो एंड सुपर ईगो। तो 3 हमारे मेंटल स्ट्रक्चर होते हैं, हमारे माइंड में 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है इड, एक होता है ईगो और एक होता है सुपर ईगो। 3 चीज़ें होती हैं। द थॉट्स, एटीट्यूड्स, बिहेवियर ऑफ 3 आर इन स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कॉल्ड इंट्रा साइकिक कॉन्फ्लिक्ट। और ये आपस में एक दूसरे के साथ हमेशा इनका कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है।
जो हमारे माइंड में एक दूसरे के साथ, मतलब हमारे माइंड में जो चीज़ें चलती रहती हैं एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट करती रहती हैं, इसको बोलते हैं इंट्रा साइकिक कॉन्फ्लिक्ट। तो इड इज द अनऑर्गेनाइज्ड रिजर्वॉयर ऑफ विशेस। तो इड क्या चीज़ है? इड है हमारी सारी विशेस और हमारे पैशन रिलेटेड टू सेक्सुअल एंड एग्रेसिव ड्राइव्स। तो जो हमारे जितने भी विशेस हैं जो हम पूरा करना चाहते हैं, हमारे पैशंस हैं, और फ्रॉइड के अकॉर्डिंग ये ज़्यादातर सेक्सुअल और एग्रेसिव ड्राइव होते हैं, तो ये हमारे इड में आते हैं। तो हमारे माइंड में जहाँ पे भी हमारी जो विशेस छुपी हुई है, जो हम मन में चाहते हैं बहुत कुछ करना, वो सारी चीज़ें इड का नाम दिया उन्होंने। strives for immediate gratification that bypasses demands of reality, order, logic and reason। मतलब इड एक बच्चे की तरह ये बोलते हैं, इट इज लाइक अ चाइल्ड जिसको इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। चाइल्ड को इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन कैसे चाहिए होती है? जैसे वो बोलता है कि मुझे अभी चॉकलेट खानी, तो उसको अभी खानी होती है, उसको इमीडिएट चाहिए होती है चीज़ें अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए। तो सेम चीज़ कह रहे हैं इड के साथ भी होता है कि ही इड जो होता है उसको इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहिए होती है। जैसे एक बच्चे को कुछ चाहिए होता है तो वो उसको उसी टाइम चाहिए होता है, विदाउट रिगार्ड फॉर दी कॉन्सिक्वेंसेज। वो ये नहीं सोचता बच्चा कि उसके बाद क्या होगा, मैं ज़्यादा चॉकलेट खा लूँगा तो मेरे दांत खराब हो जाएंगे या मैं बीमार, वो नहीं सोचता वो। ऐसे ही हमारे माइंड में जो इड है उसको इमीडिएटली अपने आप को सेटिस्फाई करना है, अब वो उसके बाद के कॉन्सिक्वेंस पे ध्यान नहीं देता कि उसके बाद क्या होगा। तो इड ऑपरेट्स ऑन प्लेजर प्रिंसिपल। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, जो इड है हमारा उसको प्लेजर चाहिए, बस वो उसके ऊपर काम करता है, प्लेजर प्रिंसिपल। तो उसको कॉन्सिक्वेंस से कोई मतलब नहीं है। द एनर्जी विद इन द इड इज कॉल्ड लेबल्ड एज लिबिडो। तो इड के अंदर जो एनर्जी है ना उसको इन्होंने बोला लिबिडो है, जो उसको बार बार पुश करती है कि अपने अपने लिए कोई चीज़ पूरी, विश पूरी करो, अपनी विश पूरी करो। जैसे बच्चों में बहुत एनर्जी होती है ना, तो वो बार बार उस चीज़ के पीछे भागते हैं। ऐसे कह रहे हैं कि इड भी हमारा एक बच्चे जैसा माइंड में एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो हमें अपने विशेस को पूरी करने के लिए बार बार पुश करता है, और उसके अंदर जो एनर्जी है उसको बोलते हैं लिबिडो। लेकिन फ्रॉइड ना इसको सेक्सुअल और एग्रेसिव ड्राइव से ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, ठीक है। The id has its own characteristic way of processing information and cognitive style referred to as primary process। thinking pattern of id are, अब ये कह रहे हैं कि जो id है ना वो illogical है, क्योंकि ये लॉजिक नहीं लगाता है कि मैं क्या सही मांग रहा हूँ क्या गलत मांग रहा हूँ। ये इरेशनल है, ये इमोशनली इमेच्योर है, और ये पूरा का पूरा सेल्फिश है, क्योंकि इसको बस अपनी विशेष पूरी करनी है ज़्यादातर। मतलब यहाँ पे ये फ्रॉइड कहना चाह रहे हैं कि जिनके अंदर इड बहुत स्ट्रांग होता है ना, वो वैसे लोग होते हैं जिनको इमीडिएटली अपना जो चाहिए वो उनको चाहिए ही होता है। वो बहुत ज़िद्दी टाइप के कह लो, या जिनको फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या कौन सी, जैसे क्रिमिनल मेंटालिटी होती है कि उनको क्या कुछ क्राइम करना है तो वो उठ के कर पड़ते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो उनका मतलब इड बहुत स्ट्रांग होता है। तो ये एक हमारा माइंड का एक स्ट्रक्चर है जो हम सबके अंदर होता है, और ये सेल्फिश है, डेंजरस है, ठीक है। क्योंकि डेंजरस क्यों है? क्योंकि हमारे लिए कई बार ये ऐसी डेंजर खड़ा कर देता है, क्योंकि हम अगर इड की बात मान के हर विश पूरी करने लग जाएंगे तो उसके कितने बैड कॉन्सिक्वेंसेस हमारी हेल्थ के लिए भी हो सकते हैं, सोसाइटी के लिए भी हो सकते हैं। तो ये डेंजरस ड्राइव है। एंड लेकिन इसको पकड़ में लाने के लिए, इसको कंट्रोल में करने के लिए एक चीज़ और है हमारे अंदर, वो है ईगो। तो एक तो इड हो गया, दूसरा स्ट्रक्चर हो हमारे माइंड में वो ईगो है, जो इसको चेक करके रखता है। ensures that we must find ways to meet our basic need without offending everyone around us। अब ईगो क्या करता है ना, ईगो रियलिटी का ध्यान रखता है बहुत ज़्यादा, कि ठीक है इड की विशेष तो पूरी करनी है, इड को भूख लग रही है उसको खाना देना है, लेकिन किस तरह से करा जाए कि हमारे आसपास के लोग परेशान ना हो और हम हाईलाइट ना हो किसी चीज़ में, कोई क्राइम ना करें, सब कुछ जो करें वो लेजिटिमेट होना चाहिए। तो सारी बेसिक नीड विदाउट ऑफेंडिंग एवरीवन अराउंड अस, अपने आसपास के लोगों को ऑफेंड किए बिना इड की विशेस कैसे पूरी करनी है और कितने हद तक पूरी करनी है, इस चीज़ का ध्यान ईगो रखता है। ईगो ऑपरेट्स अकॉर्डिंग टू द रियलिटी प्रिंसिपल। अब जैसे इड क्या था, प्लेजर प्रिंसिपल, इसको तो अपना प्लेजर पूरा करना है। ईगो क्या है, वो रियलिटी के प्रिंसिपल पे है कि भी रियलिटी में जो चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी कितने कैसे करूं, मतलब इड को जो चाहिए वो उसको रियलिटी को देखते हुए कैसे पूरा करें कि रियलिटी डिस्टर्ब ना हो। एंड द कॉग्निटिव ऑपरेशन ऑफ द ईगो आर करेक्टर। अब ये लॉजिकली सोचता है, रीजन के साथ सोचता है, और इसको सेकेंडरी प्रोसेस कहते हैं। जैसे इड को प्राइमरी बोलते हैं, इसको सेकेंडरी बोलते हैं। ईगो ट्राइज टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द डिमांड ऑफ द इड विद इन द परमिटिव बाउंड्रीज ऑफ सुपर ईगो। अब सुपर ईगो थर्ड कॉम्पोनेंट है जिसके बारे में बात करेंगे। ईगो क्या है, इड और सुपर ईगो की एक लड़ाई होती है, उसको बीच में वो ईगो बैठा हुआ है जो उसकी लड़ाई को सॉल्व करने की कोशिश करता रहता है। सुपर ईगो अभी हम पढ़ेंगे क्या चीज़ है तो आपको समझ में आ जाएगा कि ईगो कैसे दोनों के बीच में उनकी लड़ाई को सॉल्व करने की कोशिश करता है।
तो ईगो हैज द रोल टू मीडिएट द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इड एंड सुपर ईगो, ठीक है। तो मीडिएटर है ईगो। ईगो किसके बीच में मीडिएटर है? इड और सुपर ईगो के बीच में। इफ इट मीडिएट सक्सेसफुली वी सी एन इंडिविजुअल हु इज वेल एडजस्टेड। तो अगर तो ये दोनों के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को सक्सेसफुली हैंडल कर लेता है तो हमें एक ऐसा इंसान या ऐसा इंडिविजुअल मिलता है जो बहुत एडजस्टेड है सोसाइटी में, जो सोसाइटी के अकॉर्डिंग बड़े आराम से अडाप्ट करके रह रहा है और बहुत ही एडजस्टेड है। और अगर ईगो अनसक्सेसफुल रहता है, ईड और सुपर ईगो की लड़ाई को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है आपस में, तो फिर पर्सनालिटी के डिसऑर्डर्स नज़र आते हैं हमें। तो ये मतलब ये कह रहे हैं कि मेंटल डिसऑर्डर्स वगैरह इसी वजह से होते हैं, क्योंकि वहाँ पे ईगो ना दोनों के बीच की लड़ाई को, कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल नहीं कर पा रहा होता। तो इफ सुपर ईगो इज स्ट्रॉन्ग वी सी अ प्योर रिजिड नॉन फ्लेक्सिबल इंडिविजुअल। तो अगर सुपर ईगो बहुत स्ट्रॉन्ग है किसी का तो वी सी अ प्योर रिजिड एंड नॉन फ्लेक्सिबल इंडिविजुअल, मतलब कि बहुत ही रिजिड, बहुत ही ज़्यादा रिजिड, मतलब जो बिल्कुल ही जिद्दी और नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं, उस तरह का इंडिविजुअल होता है जिनका सुपर ईगो बहुत ज़्यादा होता है। सुपर ईगो इज द स्टोर हाउस ऑफ मॉरल एंड एथिकल स्टैंडर्ड। अब सुपर ईगो क्या चीज़ है? जो तीसरा कंपोनेंट है, ये इड का बिल्कुल उल्टा है, तभी तो इन दोनों की लड़ाई चलती रहती है। ये मॉरल और एथिकल स्टैंडर्ड है हमारे मन में, हमारे माइंड में, जिनको हम पकड़ के रखते हैं बिल्कुल, और हम बिल्कुल वो सोचते हैं कि हमें बिल्कुल सही चलना है, सही करना है, मॉरली परफेक्ट होना चाहिए, एथिकली राइट होना चाहिए, तभी हम वो काम करेंगे। ये सुपर ईगो है। तो इड इसका उल्टा है। इड को तो जो चाहिए वो चाहिए, उसको फर्क नहीं पड़ता कोई चीज़ सही है या गलत है। सुपर ईगो है जो बिल्कुल उल्टा है, वो कह रहा है कि नहीं, हम जो सही है वही करेंगे, चाहे हमारी कोई विश पूरी हो या ना हो। दोनों का झगड़ा चलता रहता है, दोनों के बीच में हमारे ईगो है हमारे माइंड में जो दोनों को बैलेंस करता है। मतलब कई बार हम क्या करते हैं, जैसे हमें मन करे कुछ खाना तो हम उठ के खा लेते हैं, हम ये नहीं सोचते कि क्या होगा, ठीक है। तो उस टाइम हम इड की बात मान लेते हैं। कई बार ये होता है कि हम सोचते हैं नहीं नहीं नहीं, हमने एक्सरसाइज करनी है, हमें अपना अपना मेंटेन करना है, तो हमें वो चीज़ें नहीं खानी चाहिए, तो उस टाइम सुपर ईगो। तो जो ईगो है ना, वो दोनों को बैलेंस करने में लगा रहता है कि ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए दोनों चीज़ें। तो अगर सुपर ईगो किसी का बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा ना, तो वो बहुत ही इस तरह का पर्सन आपको दिखेगा जो बहुत जिद्दी टाइप के नहीं होते, जो बहुत ही ज़्यादा हर चीज़ में स्टैंडर्ड मेंटेन करके चलते हैं, बहुत रिजिड होते हैं कि मुझे नहीं लेना तो नहीं लेना, या मैं लेट नहीं जागूंगा तो मैं लेट नहीं जागूंगा, मेरा टाइमिंग है, मैं उस टाइम सोता हूँ तो मैं उससे ज़्यादा नहीं जागूंगा, मेरे लिए ठीक नहीं है, उस टाइप के लोग। तो बहुत मॉरली एथिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। जैसे पेरेंट टीचर्स, जैसे हमें पेरेंट और टीचर्स पढ़ाते हैं, जैसे हमारा कल्चर हमें बोलता है, उसको फॉलो करते हैं प्योर। इट रेफर्स टू द कॉन्शियंस ऑफ द साइकी, इट ऑपरेट्स अकॉर्डिंग टू द मॉरल प्रिंसिपल। तो अब ये तीसरा प्रिंसिपल है मॉरल प्रिंसिपल। जैसे इड प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है, ईगो रियलिटी पे काम करता है, क्योंकि रियलिटी में क्या है कि कभी हमें स्टैंडर्ड अपने कम ज़्यादा करने भी पड़ते हैं, तो वो रियलिटी पे ईगो काम करता है। लेकिन सुपर ईगो बिल्कुल मॉरल प्रिंसिपल पे काम करता है। व्हेन वी डू समथिंग रॉन्ग एंड एथिकल एंड मॉरल स्टैंडर्ड्स आर वायलेटेड, सुपर ईगो जनरेट गिल्ट। तो जब हमारे अंदर गिल्ट क्यों आती है? क्योंकि जब हम कुछ गलत करते हैं, हमें लगता है कि कोई स्टैंडर्ड या एथिकली रॉन्ग हमसे कोई चीज़ हुई है, या हमने किसी के पीछे कोई गलत बोल दिया है या कुछ गलत कर दिया, तो ये सुपर ईगो है जो हमें बार बार गिल्ट फील कराता रहता है। तो बेसिकली ईगो यहाँ पे दोनों को बैलेंस कर रहा है, क्योंकि रियलिटी में क्या है, आप देखो ना, रियल लाइफ में हमेशा अपने मॉरल एथिकल प्रिंसिपल थोड़ी फॉलो कर पाते हैं, कभी कभी हमें किसी किसी चीज़ के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स तोड़ने भी पड़ते हैं। तो ईगो एक तरीके का वो है जो बैलेंस कर रहा है कि आप कभी इड की बात मानो, कभी सुपर ईगो की। और सुपर ईगो है जो बिल्कुल यही कह रहा है कि आपने सही काम नहीं किया तो आप गलत हो, और इड है जो ये कह रहा है कि सही गलत कुछ नहीं होता, आपको जो चाहिए वो ले लो। तो ये तीनों हमारे माइंड में जो स्ट्रक्चर है ना, इनकी हमेशा लड़ाई चलती रहती है, और हम जो भी काम करते हैं या कुछ भी हम डिसीजन लेते हैं ना, उसमें ये तीनों का कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, और हम तीनों के कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करते हुए फिर डिसाइड करते हैं। तो ईगो का काम होता है यहाँ रिजॉल्व करना। और फ्रॉइड ये कह रहे हैं कि जब इन तीनों के बीच का कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं हो पाता है, ईगो हैंडल नहीं कर पाता है, तब उसको प्रॉब्लम आती है उस इंसान को, और मेंटल प्रॉब्लम्स तब शुरू होती हैं जब वो गिल्ट में आ जाता है, या वो इड की ज़्यादा, या तो इड ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है या सुपर ईगो, और ईगो बैलेंस नहीं कर पा रहा, तो मेंटल प्रॉब्लम स्टार्ट होती हैं। तो ये था पहला आपका एनालिसिस ऑफ मेंटल स्ट्रक्चर बाय सिगमंड फ्रॉइड। इसके आगे लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।